और अब देख लीजिए बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका में मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद देश में अब राजनीति गर्म हो गई है। करगिल में आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने दावा किया कि लद्दाख की हजारों किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि लद्दाख की हजारों किलोमीटर जमीन जो है वो चीन के कब्जे में है। राहुल गांधी ने यह बहुत बड़ा दावा किया है, सरकार पर हमला किया, तीखा हमला किया और कहा कि हजारों किलोमीटर जो जमीन है वो चीन के कब्जे में है। बिल्कुल, और आपको बताएं कि यहां जब दोनों प्रधानमंत्रियों की बात करें तो एलएसी को लेकर ही चर्चा हुई है। और इसी बीच आज ये बड़ी तस्वीर और ये बड़ी बात निकल करके सामने आई है लद्दाख से। एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। चलिए हम चलते हैं ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये ऐसा मसला है जिसके सामने आने के बाद राजनीति गर्म होती ही होती है और जियोपॉलिटिकल लेवल से लगाए देश में भी हलचल तेज है। ज्ञानेंद्र, क्या क्या चीजें हैं जो ऑब्जर्व की जा रही हैं? देखिए, ये चीन के कब्जे का जो मामला है, मुद्दा है, आरोप है, वो राहुल गांधी जो है वो काफ़ी पहले से लगाते आए हैं। 2020 में जब गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी भिड़ंत हुई थी, उससे भी पहले अरुणाचल के इलाके में और इससे पहले लद्दाख के चाहे वो दौलत बेग ओल्डी का इलाका हो या फिर हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, तमाम इलाकों में लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि चीनी सेना जो है वो घुसपैठ कर रही है, अपने कब्जे को बढ़ा रही है और सरकार इस मसले पर देश को सही जानकारी नहीं दे रही है। और इस राहुल गांधी के ताज़ा बयान में फ़र्क बस इतना है कि ये बात वो लद्दाख में खड़े होकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी लद्दाख के 1 हफ्ते के दौरे पर हैं, उनका आज आखिरी दिन है और कारगिल में अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो बोला, जो बयान हम उनका सुनवा रहे हैं, उनका ये कहना है कि स्थानीय लोग जो लद्दाख के हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि पहले जिस इलाके तक वो अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे वो अब जगह जो है वो सीमित हो गई है। तो वो लोगों के हवाले से अभी आरोप लगा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि चीन ने अतिक्रमण किया है लेकिन सरकार इस मसले पर सही जानकारी नहीं दे रही है और वो प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी का ये जो बयान है, राहुल गांधी के किसी भी बयान पर बीजेपी प्रतिक्रिया देती है और इस बयान पर भी सरकार का और बीजेपी दोनों की प्रतिक्रिया आने वाली है। दोनों राहुल गांधी को घेरने वाले हैं, लेकिन अहम यह है कि सच्चाई क्या है और लोग किसकी बात पर भरोसा करते हैं, ये अहम है। जब यूपीए की सरकार थी तब बीजेपी भी जो राहुल गांधी की भाषा है वो लगभग वही भाषा बीजेपी नेताओं की होती थी और तब बीजेपी नेता जो है वो यूपीए सरकार पर चीनी मसले को लेकर ढुलमुल रवैये का आरोप लगाते थे। इस बात का प्रमाण भी तो मांगेगी ना। तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो लाल आंख दिखाकर बात करने की मांग करते थे। अब राहुल गांधी जो है वो ये मसला जो है वो उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। जी ठीक है, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर तब मोदी सरकार को घेर रहे हैं जब ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है और अनौपचारिक बात भी हुई है। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने जिनपिंग से एलएसी विवाद को लेकर चिंता भी जताई और कहा कि शांति के लिए एलएसी का सम्मान जरूरी है। दोनों नेता तनाव कम करने के लिए कोशिश और तेज करने पर सहमत हुए। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि बेहतर रिश्ते में ही
दोनों देशों का हित है। ये उसी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, हम तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ऐसी सूचना, ऐसी खबर की अनौपचारिक मुलाकात के दौरान जब बातचीत हुई और तब उसमें एलएसी का जिक्र किया गया, एलएसी विवाद को लेकर चिंता जताई गई और दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए, जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए कि एलएसी का जो विवाद है उस पर ये बड़ा मसला है, उस पर चिंता जताई जानी चाहिए और वहाँ का जो तनाव है वो कम किया जाना चाहिए। और इस पर दोनों राष्ट्र जो हैं वो सहमत हैं, दोनों राष्ट्र इसके लिए आगे काम करते रहेंगे एलएसी विवाद को कम करने के लिए। बिल्कुल, और भारत चीन विवाद से जुड़े जो अहम पॉइंट्स हैं, जो पॉइंटर्स है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। कई इलाकों को लेकर के जिस तरीके की स्थिति है, यथास्थिति के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टर्म का इस्तेमाल किया गया। 1962 के युद्ध के बाद एलएसी अनौपचारिक रूप से किस तरीके से बदलाव आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमाएं ब्रिटिश काल के वक्त जो डिसाइड की गई थी उसे लेकर के विवाद गहराते चला है और भारत चीन के बीच पूरी तरीके से सीमांकन नहीं है। अगर ज्योग्राफी देखी जाए तो भूगोल कुछ इस तरीके का नहीं है कि क्लियर कट दोनों देशों के बीच में कोई सेपरेशन हो पाए, लेकिन यह विवाद तब से चला आ रहा है। मोदी जिनपिंग की बात पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कई सवाल उठाए हैं। मनीष तिवारी का कहना है कि अप्रैल 2020 से अब तक चीन की घुसपैठ बरकरार है, लेकिन सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। मूल सवाल यह है कि डिसएंगेजमेंट किन शर्तों पर करने को सरकार तैयार है। सुनाते हैं आपको। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दो टूक कह दिया कि एलएसी का सम्मान करना होगा, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि आखिर किन शर्तों पर डिसएंगेजमेंट होने जा रहा है। मेरे साथ मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने सवाल उठाए हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं, सवाल यह है मेरा आपसे कि अविश्वास क्यों है आपको? देखिए, अप्रैल 2020 से लेके आज 38 महीने हो गए और चीन की जो घुसपैठ है भारत की सरजमी में वो उसी तरह से बरकरार है। और इन 38 महीनों में इस घुसपैठ को लेकर सरकार ने एक भी जवाब मुल्क को नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मैंने विस्तार पूर्वक अपना पूरा भाषण चीन के ऊपर दिया। प्रधानमंत्री ने जब जवाब दिया तो एक भी बात का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, ये आपके सामने है। दूसरा बुनियादी सवाल ये है कि डिसएंगेजमेंट किन शर्तों पर? क्या जो नियंत्रण रेखा थी अप्रैल 2020 से पहले उसका सम्मान किया जाएगा कि नहीं? क्या जो चाइना की क्लेम लाइन है, 1959 की जो उनकी क्लेम लाइन है, उसके अनुसार ये डिसएंगेजमेंट हो रहा है? आगे बढ़ेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीन से बातचीत को लेकर के मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी देश को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं, पीएम मोदी क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार सेना पर दबाव क्यों बना रही है, हम 2020 से पहले की स्थिति पर लौटने पर जोर क्यों नहीं दे रहे हैं। यह सवाल सामने आया है ओवैसी की ओर से, एआईएमआईएम की ओर से। इस पूरे मसले पर उनका क्या टेक है, उनकी पार्टी का क्या टेक है। उन्होंने यह सवाल पूछा है कि क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है, सेना पर दबाव क्यों बना रही है, ऐसे आरोप लगाए हैं और इसके साथ उन्होंने कई सवाल किए हैं। और इसी बीच बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है राहुल गांधी पर, सुनिए। चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन हैं, यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं, 2020 में बीजिंग के एक थिंक टैंक ने, जो वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड माना जाता है, उसने यह शब्द प्रयोग किया है कि चाइना इज पासिंग थ्रू इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानमेन स्क्वायर, यानी तियानमेन चौक के नरसंहार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है। परंतु, और यह हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं, परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये
राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूमकर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और आज मैं आपके सामने एक दो और से तथ्य रखना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। और यह मैं कोट कर रहा हूं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18, उसमें नेहरू जी की 21 जून 1952 दिल्ली प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। एंड आई कोट, पत्रकार का नेहरू जी से सवाल है कि पंडित जी क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाई की है? नेहरू जी का उत्तर है, चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं। स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक मुश्किल मार्ग है, यहां कोई भी काम आसान नहीं है। आगे सुनिए, लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं। यह चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, यद्यपि हम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाहते हैं। अगेन आई एम कोटिंग सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18। चीन की सेना जब तिब्बत में अत्याचार कर रही थी उस समय, और इसकी मैं बैकग्राउंड भी आपको बता देना चाहता हूं, उस समय जो चीन का नियरेस्ट शहर था, उस जमाने में आज की तरह तिब्बत में जाल नहीं था सड़कों का। चेंगडू से लगभग 2200 किलोमीटर दूर की दूरी थी लासा की, और भारत के तावांग से 240 किलोमीटर। भारत की तरफ से सड़कों की भी स्थिति अच्छी थी क्योंकि शताब्दियों से व्यापार होता रहा था। वहां रसद पहुंचाना संभव था। चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी। तब इन महोदय ने जानते कितने चावल पहुंचाए थे, जिसको थोड़ा बहुत करे 3,500 टन, 3,500 टन चावल भेज के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी जी, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, और मैं देश की युवा पीढ़ी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, आज भी भारत चीन की सीमा के ऊपर जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्यों? क्योंकि 1947 में हमारा पड़ोसी चीन नहीं था, पड़ोसी तिब्बत था। इसलिए आज भी उस बॉर्डर फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो मान्यवर, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था, और आज जो है वो इकरार है। तो मैं इस विषय पर जवाब चाहता हूं कि ये साफ करें दो बातें। इतिहास में आपने भूल नहीं की है, यह ऐतिहासिक अक्षम्य अपराध जैसी श्रेणी है कि आप उस देश को जिससे आपकी दुश्मनी साफ दिखने लगी थी, उसकी फौज को रसद पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आज हम औपचारिक रूप से यह बात कहते हैं देश की जनता की तरफ से कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। और इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ भारत के सामरिक हित, भारत के कूटनीतिक हित और भारत के आर्थिक हित, तीनों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, धारा 370 के ऊपर तमाम कोशिशों के बावजूद
एक भी कोई प्रस्ताव यूएन में नहीं ला पाया। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित कर लिया, चाइना का रुख जो भी रहा हो, परंतु वो नहीं रोक पाए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसके के बारे में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी बहुत प्रयास किया था, हम उसके सदस्य बने, चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के हम सदस्य बने। ये उपलब्धियां आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं और आज हम पूछना चाहते हैं कि बार बार ये पूछने की जो आपकी फितरत है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि आरएसएस को लेकर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब इसी में नेहरू जी को याद कर लीजिए। वो तो राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस अपने चाइना से संबंधों को स्पष्ट करें। बर्बादी पर ब्रेक कब, ये सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि अगस्त खत्म होने को है, लेकिन आफत का सिलसिला जारी है। खबर यूपी के संभल से आ रही है। नदी की तेज धार में पिकअप वैन पलट गई। इस दौरान वैन में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया ये जा रहा है नदी पार करने के दौरान पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गई। इसके बाद जेसीबी के सहारे पिकअप वैन को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें देखिए आप। अगस्त खत्म होने की कगार पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए आप, ये देखिए, ये बिल्कुल संभल की तस्वीर है। संभल से ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नदी की तेज धार में पिकअप वैन पलट गई है और इस दौरान वैन सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखिए कैसे ये पलटी, और ड्राइवर और जो उसमें सवार लोग थे वो कैसे उस ये जो दरवाजा होता है उससे बाहर की ओर कूदकर निकल जाते हैं। बाद में जो जेसीबी, दो लोग सवार थे, एक ड्राइविंग सीट पर, एक उसके बगल वाले, दोनों को जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मदद की और वो दोनों बाहर निकल गए। बाद में जेसीबी की मदद से ये जो पिकअप वैन थी इसको भी निकाला गया। लेकिन हालात कितने ख़राब हैं बारिश की वजह से। जो नदियां उफान पर हैं, जो आसपास के इलाके में पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उसकी तस्वीर है ये कि नदी पार करने में जो पिकअप वैन है वो बिल्कुल पलट गई। बिल्कुल। और विवेक देखिए, पिकअप वैन कोई छोटे पहिए की गाड़ी नहीं है, हैचबैग नहीं है। उसने सोचा जरूर होगा कि इससे निकल सकते हैं, लेकिन बहाव इतना ज्यादा, पानी इतना ज्यादा, और शायद इसका अंदाजा नहीं, या फिर अंदाजा होगा क्योंकि जो बाकी लोग खड़े वहां वीडियो बना रहे हैं वो तमाशे की तरह खड़े होकर देख रहे हैं कि ये पिकअप गुजर पाएगी या नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पानी ज्यादा था, बहाव भी ज्यादा था, और पिकअप के पलटने की तस्वीर संभल से आई है। संभल नहीं है रही तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, उससे अंदाजा लगाइए कि मॉनसून ऑलमोस्ट जाते जाते भी स्थिति बेकाबू है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी में कैसे पिकअप वैन पलटी और घंटों मशक्कत के बाद जेसीबी के सहारे कैसे उस वैन को बाहर निकाला गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का संभल, यहाँ पर जो पिकअप वैन है वो पलट गई। दोनों लोग जो उसमें सवार थे वो कूदकर अपनी जान बचा पाए। स्थानीय लोगों ने उसमें मदद भी की। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे उसमें जेसीबी के सहारे जो लोगों को निकाला गया, उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये कैसे पिकअप वैन पलट गई, ड्राइवर ने सोचा होगा कि वो आगे निकल जाएगा, लेकिन वो बीच में ही फंस गया। तो देखिए, सिर्फ संभल ही नहीं, यूपी के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ी हुई हैं, उसकी बानगी तस्वीरें आई हैं। कहीं किसी का आशियाना मलबे में तब्दील हो गया, और जगह जगह से आई ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। न सिर्फ खेत बल्कि घर, मकान, सब कुछ इस पानी में बहता समाता चला गया। उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जगह जगह की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर, नदियां उफान पर हैं। दरअसल देश के 8 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में नदी उफान पर है, जिसकी वजह से हालात ठीक नहीं है। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप आसमानी मुसीबत का अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि बारिश से कितनी बर्बादी हो रही है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या तमिलनाडु, दक्षिण से उत्तर तक पहाड़ी इलाके हो, पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य हो, समतल हो या फिर पहाड़ हो, सब जगह वैसी ही बर्बादी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है। कई पुल टूट गए हैं, कई घर गिर गए हैं, कई पहाड़ दरकने से, लैंडस्लाइड होने से एक जगह, दो जगहों का संपर्क जो बीच में था वो टूट गया है।
ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से आसमानी आफत कई राज्यों पे अभी भी टूट रही है। तो देखिए किस तरीके से हिमाचल के मंडी में तबाही का मंजर जारी है। मंडी से भारी बारिश के बाद सड़क के धंसने की खबर आती है और 4 फीट नीचे सड़क धंसती चली गई। ये लोकेशन है मंडी पंडो 4 लेन। जगह जगह भूस्खलन के बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, ये तस्वीरें आप देखिए। ये 4 लेन है, 4 फीट नीचे ये 4 लेन तबाह हो गई और धंसने के बाद दूसरी विंडो में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है रेस्क्यू की जो टीमें लगी हुई हैं, आम लोगों को रस्सी के सहारे दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश में है। तो ये हालात काबू में होते नजर नहीं आ रहे हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश के लिए स्थिति बहुत बेकार है। हिमाचल प्रदेश में मानो इन दिनों कुदरत अपना कहर बरपा रही, हर तरफ तबाही का मंजर है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों का सब कुछ बहा कर ले गई। सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू में हुआ, जहां देखते ही देखते एक 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इधर मंडी में कई इलाकों में बादल फटने की खबर है। पहाड़ियों से लगातार मलबा गिर रहा है, सड़कें बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमाचल में 24 जून से अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 342 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 361 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है और 40 लोग जो है वो उनकी मिसिंग है। पहाड़ हल्कान है तो वहीं मैदानी इलाकों की नदियों में उफान है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में कालागढ़ डैम से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे वहां बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी खेतों में भर चुका है और शहरी इलाकों का रुख कर रहा है। बहरहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों बाद भीषण बारिश का दौर थम जाएगा और लोगों को मुसीबत के इस मानसून से राहत मिलेगी। तो बाढ़ बारिश ने जो तबाही मचा रखी है उस पर हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एक तस्वीर आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल थी। हमने भी अपने टीवी स्क्रीन पर उसको आपको दिखाया था, खबर बताई थी कि एक घर आपको भरभरा कर गिरता हुआ दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश के आनी बाजार इलाके में। वहीं लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे संवाददाता जुड़ गए सचिन, वो देंगे इस बारे में जानकारी, दिखाएंगे कि अभी कैसे हैं वहां के आनी बाजार के हालात, अभी प्रशासन ने क्या वादा किया है, किन लोगों का घर था, उनके बारे में सूचना। सचिन। जी, मैं इस वक्त आनी बाजार में हूँ, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हूँ और आपको हालात दिखाता हूँ यहाँ कि क्या मंजर रहा होगा पिछले कल। ये आप सामने देख सकते हैं तस्वीर में कि ये घर जो हैं 8 घर थे जो पिछले कल भर भरा कर गिर पड़े हैं। ये पूरी पहाड़ी जो है ऊपर से जो है दरक के नीचे आ गई। दरअसल जहां मैं खड़ा हूं ये आनी का बस स्टैंड है, बिल्कुल उस पहाड़ी के जहां से ये दरकी है उससे बिल्कुल नीचे ये आनी का बस स्टैंड है। और इससे आगे जो है दरअसल ये सड़क थी जो शिमला सड़क से जो है शिमला रामपुर शहर सड़क से होते हुए जो लिंक रोड है, अब आनी होते हुए जो है ये कुल्लू की तरफ ये सड़क जो है जाती है। तो ये सड़क जो है पूरी तरह से जो है इस जो पहाड़ी दरकी है उसकी जद में आ गई है। पर खतरा जो है अब भी बना हुआ है क्योंकि आस पड़ोस के घर जो हैं, आप ऊपर देख सकते हैं ये घर हैं, इससे ऊपर चोटी पे जाके गांव है और वहां से ये तमाम जो है लैंडस्लाइड जो है ये शुरू हो रहा है। और इससे ऊपर हम जाएंगे तो गांव है, गांव में घर जो हैं उनको लगातार खतरा बना हुआ है। और अब जब मौसम साफ हो रहा है, धूप लग रही है, तो लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। प्रशासन ने हालांकि तकरीबन 40 घर हैं जिनको खाली करवाया है। आप देख सकते हैं 7 के घर हैं, ये तो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, ये तो रहने लायक नहीं है। पर इसके साथ भी जिन घरों तक अभी तक जो है ये मलबा नहीं पहुंचा है वो घर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। उन घरों को लगातार खतरा जो है बना हुआ है। रहने की व्यवस्था प्रशासन ने की थी या फिर वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे? जी, प्रशासन ने उनके रहने के लिए व्यवस्था की है। प्रशासन ने उनको जो है शेल्टर होम्स जो है शेल्टर्स में जो है उन लोगों को ठहराया है। और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर भी इस जगह पे आ रहे हैं। वो हालात का जायजा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर खुद आनी में पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे और तमाम जो है प्रशासन की तरफ से ये जरूर विश्वास जो है दिलाया जा रहा है कि जो भी लोग अफेक्टेड हैं उनको जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। पर सवाल ये है कि
पूरी होगी, जिंदगी इसी की जरूरत कमाई होगी जो है सचिन, क्योंकि आपदा के बाद उजड़े हुए घर को देखना मुश्किल है, लेकिन फिर से घर बसाने की चुनौती लोगों के सामने जरूर रहती है। देखिए, हालात ये है कि सिर्फ हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी तबाही का ही मंजर है। चमोली से तस्वीरें आई, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, पागल नाले में फंसे एक शख्स को बचाया गया। रोड ध्वस्त होने की वजह से ये शख्स पागल नाले में फंसा। रेस्क्यू के बाद इसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। देर रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें देखिए आप। पागल नाले में शख्स के फंसने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला। इस दरमियान हालत बिगड़ी थी शख्स की, तो इसे अस्पताल भर्ती कराया गया। लेकिन अंदाजा लगाइए कि जगह जगह बाढ़, बारिश और मानसून के मंजर का असर क्या है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है आज। सूत्रों के हवाले से यह खबर 7 बजे का वक्त होगा। 3 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं, 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सीएम शिवराज कल मौजूद नहीं थे, भोपाल में यह खबर आई थी और आज वो पहुंच आएंगे। उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। ब्रजेश राजपूत जुड़े हैं फोन लाइन पर इस खबर को विस्तार देने के लिए। ब्रजेश, जो कैबिनेट का विस्तार है वो आज 7 बजे तक होने की संभावना है। चुनावी राज्य है, उसको देखते हुए ये विस्तार किया गया है। देखिए, विस्तार लंबे समय से चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से विस्तार होने की संभावना बढ़ गई थी। लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे थे और अब ये लेकर तकरीबन तय हो गया है कि विस्तार होना है और जिन मंत्रियों को लिया जाना है, शिवराज मंत्रिमंडल में 3-4 पोस्ट खाली हैं, 7 में से 3 पोस्ट भरी जाएंगी, जिसमें से 3 नाम तय हो गए, जिन नामों का जिक्र आपने किया, राजेंद्र शुक्ला और एक राहुल लोधी। 2 कैबिनेट होंगे, 1 राज्य मंत्री होंगे। दरअसल अभी शिवराज सिंह चौहान दौरे पे हैं और शाम 5 बजे तक वो जबलपुर से लौट के भोपाल आ जाएंगे। तो समझाया जा रहा है कि रात में 7 बजे संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश, किन समीकरणों को साधने की कोशिश दिखाई दे रही है? इन नामों को लेकर के जिस तरीके के एक पैटर्न को देखा जा रहा होगा, वो समझाइए जरा। देखिए, 3 नाम है, जिसमें से एक नाम राजेंद्र शुक्ला का है। राजेंद्र शुक्ला विंध्य इलाके से आते हैं और विंध्य इलाके से इस बार सिर्फ 1 मंत्री है, जबकि राजेंद्र शुक्ला बड़े कद्दावर मंत्री हैं और शिवराज सिंह के बड़े करीबी हैं। तो बीजेपी के साथ लग रहा है कि विंध्य इलाके से उनकी सीट कम हो सकती है। अच्छा। एक ब्राह्मण, एक बड़े आदमी, एक पुराने नेता को मंत्री बनाकर ब्राह्मणों को खुश करना और साथ ही विंध्य प्रदेश को मैसेज देना कि पार्टी उनके देश के बारे में सोच रही है। दूसरा नाम हैं और काफी पुराने कद्दावर। बिल्कुल ब्रजेश, जाहिर तौर पर चुनावी साल में 3 नामों को जोड़ने का मकसद हो सकता है कि कौन कौन से ऐसे समीकरण हैं जिन्हें साध लिया जाए। फिलहाल 7 बजे तक इंतजार करना होगा जब ये सारी चीजें ऑफिशियल हो जाएंगी। ब्रजेश, आपका शुक्रिया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।